कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम पढ़े थे एलसी ऑसिलेटर के बारे में। आज कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.11। सो दैट इन द ऑसिलेशंस ऑफ एन एलसी सर्किट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम। हम थियरी में तो पढ़ चुके कि एनर्जी अगर आइडियल केस कंसिडर किया जाए, इफ़ देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज़ कांस्टेंट। पर यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव करके दिखा देते हैं। पहले हमें मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का इक्वेशन क्या था? Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा टी। क्या ठीक? और इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन क्या था? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। क्या ठीक? ये चार्ज का और करंट का इक्वेशन मिला था LC ऑसिलेटर के लिए। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज UE का फॉर्मूला क्या था? Q²/2C। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर दैट इज हाफ LI²। क्या ठीक? सो टोटल एनर्जी of LC circuit total energy of LC circuit that is nothing but U is equal to UE plus UB। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। UE कितना है? Q²/2C प्लस UB कितना है? हाफ LI²। क्या ठीक? चल, Q की वैल्यू हमारे पास है। Q की वैल्यू क्या बनती है? QM cos ओमेगा टी। तो Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, क्या बनेगा? QM² cos² ओमेगा टी बाय 2C प्लस हाफ L एज इट इज। I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा? IM² sin² ओमेगा टी। क्या ठीक? यही बनेगा। Therefore total energy U is equal to, इसे ऐसा लिखा जा सकता है QM²/2C इंटू cos² ओमेगा टी प्लस 1/2 L एज इट इज IM²। यहाँ पे IM की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? याद करो, ये IM साइन ओमेगा टी क्या बनता था? QM ओमेगा साइन ओमेगा टी। यस और नो? तो इसकी वैल्यू तो क्या थी? QM ओमेगा। IM क्या बना था? QM ओमेगा। तो IM की जगह हम लिख सकते हैं QM ओमेगा। सो QM² ओमेगा² sin² ओमेगा टी। QM²/2C एज इट इज इंटू cos² ओमेगा टी प्लस 1/2 एज इट इज L एज इट इज QM² एज इट इज इंटू ओमेगा² क्या बने? ओमेगा क्या था? 1/√LC। तो ओमेगा² क्या बनेगा? 1/LC sin² ओमेगा टी। L ने L को मार दिया, तो यहाँ पे QM²/2C, यहाँ पे QM²/2C कॉमन निकाल लें, तो QM²/2C कॉमन, ये बचा cos² ओमेगा टी प्लस sin² ओमेगा टी। बट sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो क्या होता है? 1। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू QM²/2C, राइट? बिकॉज sin² ओमेगा टी प्लस cos² ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। QM that is the maximum value of charge, that is constant. C that is capacitance, that is constant. So total energy stored in LC circuit, that is constant. So we can say that
energy of an LC circuit, the sum of energy stored in the capacitor and the inductor is constant in time. Energy stored in an LC circuit that is constant. अगर इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लो तो एनर्जी कहाँ पे कंसिडर की थी हमने? कैपेसिटर में. तो एनर्जी क्या बनी थी? Q²/2C. अगर कोई टाइम t पे लें और टोटल एनर्जी का समेशन निकालें तो भी क्या रहा है? Qm²/2C, और वो क्या है? कांस्टेंट. सो सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इन कांस्टेंट इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम. क्या ठीक समझ में आया? लिखना है, जल्दी से लिख लो, फिर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.7. A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट. तो निकालना क्या है? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट? 1/√LC. अंडर रूट L दिया हुआ हमें. L की वैल्यू क्या है? 27 मिली हेनरी. तो 27 × 10⁻³ इंटू C. कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 30 × 10⁻⁶. चलो सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 1/27 × 3. ये हो गया 3 का क्यूब और ये हो गया 3, तो 3⁴. ये हो गया 10⁻⁵. 10 × 10⁻⁶ 10⁻⁵. ये हो गया 10⁻³ 10⁻8. चलो 3⁴ का रूट निकालें, क्या बनेगा? 3² मतलब 9. तो 9 × 10⁻⁴. 1/9. 10⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁴. तो ये मिलेगा आपको आंसर 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट. 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड. आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.8. छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, मज़ा आ रहा होगा आपको. एक बार एलसी ऑसिलेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर तो फॉर्मूला ही लगाने. सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.7. मतलब इसकी हेल्प लेनी है. इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसका काम लग सकता है यहाँ पे. ए 6 मिली कूलम क्या दिया हुआ है? इनिशियल चार्ज मतलब इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो भी चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा. मतलब QM दिया हुआ है हमें. QM इज इक्वल टू 6 मिली कूलम. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली? तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज U इज इक्वल टू Qm²/2C. यस और इनिशियली तो किस में होती है एनर्जी? सिर्फ कैपेसिटर में, Qm²/2C. चलो QM मैक्सिमम चार्ज क्या है? 6 मिली कूलम. तो 6 × 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 2 × C. कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30 माइक्रोफेरेड. 30 × 10⁻⁶. चलो कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? 6² दैट इज 36 × 10⁻⁶. ये हो गया 30 × 2 60 × 10⁻⁶. 10⁻⁶ will get cancelled. 6 × 6 36. 6/10 0.6. So total energy stored in LC circuit is 0.6 जूल. फिर क्या पूछे? व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम? बाद में एनर्जी क्या होगी?
later time energy will be shared between कैपेसिटर एंड इंडक्टर। बाद में क्या होगा, ये एनर्जी किसके बीच में शेयर हो जाएगी? पहले एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास। फिर वो एनर्जी किस में शेयर हो जाएगी? दोनों में, कैपेसिटर और इंडक्टर में। सो लेटर टाइम एनर्जी विल बी शेयर्ड बिटवीन सी एंड एल। हाउएवर टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। फिर भी टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी? सेम, क्योंकि शेयर हो रही है दो कंपोनेंट के बीच में, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। टोटल निकालोगे तो आएगा क्या? 0.6 जूल। इफ़ वी कंसीडर देयर इजंट एनी लॉस ऑफ एनर्जी देन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। और हम आइडियल केस ही कंसीडर करते हैं, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस हो रहा नहीं है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम। क्या ठीक? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.8। तो 7.7 और 7.8 जल्दी से लिख लो, फिर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.10। अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड। MW ब्रॉडकास्ट बैंड मीन्स मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज़ टू 1200 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें दे दी है 800 किलोहर्ट्ज़ टू 1200 किलोहर्ट्ज़। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी 800 किलोहर्ट्ज़ और मैक्सिमम बनेगी 1200 किलोहर्ट्ज़। क्या ठीक? If its LC circuit has an effective inductance of 200 माइक्रो हेनरी, इंडक्टेंस दिया हुआ है L 200 माइक्रो हेनरी, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर? रेंज निकालनी है, मतलब C मिनिमम निकालना है, C मैक्सिमम। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे दी हुई है वैसे ही रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर निकालना है, तो C मिनिमम और C मैक्सिमम निकालना होगा। अब आप लोगों को मालूम है जब भी रेडियो ट्यून इन करते हैं तब जो रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, तभी आप लोगों को रेडियो सुनाई देगा। और जब हमें ट्यून इन करवाना हो, रेजोनेंस लाना हो, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और ये होता है F इज इक्वल टू 1/2π√LC। क्या ठीक? तो यहाँ से अगर मैं एफ स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं, एफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या बनेगा? 1/4π² क्या ठीक? बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? कैपेसिटेंस C में। तो C को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? C इज इक्वल टू 1/4π² LF से क्या बनेगा? 1/4π² LF²। चल, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, मतलब जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो कैपेसिटेंस मिनिमम मिलेगा। क्या ठीक? सो C मिनिमम इज इक्वल टू 1/4π² LF मैक्सिमम स्क्वायर। क्या ठीक? इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या बनती है? 3.14 इंटू L, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 200 माइक्रो हेनरी, तो 200 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू F मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 1200 किलोहर्ट्ज़, तो ये बनेगा 1200 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। क्या ठीक? चलो इसे कैलकुलेट करें, C मिनिमम की वैल्यू लाए, इसे कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब ये आंसर बनेगा C मिनिमम इज इक्वल टू 88 पिकोफेरेड। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। C मैक्सिमम लाना हो
तो क्या करना होगा, सी मैक्सिमम चाहिए तो सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4 एल एफ मिनिमम स्क्वायर। क्या ठीक। अब एफ मिनिमम की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶। एफ मिनिमम कितना है 800 किलोहर्ट्ज़, तो 800 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। क्या ठीक। कैलकुलेट करें तो सी मैक्सिमम मिलेगा, ये करीब करीब आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 198 पिको फेरेड। सो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस शुड बी फ्रॉम 88 पिको फेरेड टू 198 पिको फेरेड। सो व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर, 88 पिको फेरेड टू 198 पिको फेरेड। रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर is from 88 picofarad to 198 picofarad। क्या ठीक। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.10। एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, एग्जाम्पल भी जो एलसी ऑसिलेशन के रिलेटेड था वो हो चुका है। अब एक थियरी बाकी है ट्रांसफॉर्मर थियरी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज दे दूंगा, बाकी डिटेल में हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पर इंट्रोडक्शन लें ट्रांसफॉर्मर का, उससे पहले आप लोगों को इतना देख लेना चाहिए। आइए देख लेते हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। Transformer works on the principle of mutual induction। और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। बट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आज वो देखना है कि ज़रूरत क्या है ट्रांसफॉर्मर की। When power is supplied from power station, suppose power supplied that is VI, कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं VI, और किसको सप्लाई करना है कंज्यूमर को, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं लोड जहाँ पे ये पावर डिलीवर करना है। ठीक। सो कंज्यूमर विल रिसीव दिस पावर, therefore here this is receiver, and power will be transmitted from power station, so this is transmitter। To transmit this electricity to long distances we require cables, केबल चाहिए होंगे। ठीक है। और जब हम केबल लगाएंगे तो ये केबल कुछ मटेरियल के बने हुए हैं, तो इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पावर डिसिपेट हो जाएगा, पावर वेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट जूलियन पावर। दैट डिसिपेटेड पावर दैट इज I²R, वेयर R दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, केबल का रेजिस्टेंस। तो पावर सप्लाई कितना करना है V × I। रिसीवर को कितना मिलना चाहिए, सेम पावर, क्योंकि रिसीवर तो पे कर रहा है उसके लिए, तो उसको तो पावर उतना ही मिलना चाहिए। पर केबल जो है कुछ पावर वेस्ट कर देता है। यहाँ पे जो केबल लगाया हुआ है, जो वायर लगी हुई है, जो मटेरियल है, उसमें कुछ पावर वेस्ट हो जाएगा। क्या ठीक। तो कंज्यूमर को तो पावर कितना मिलेगा P - P', उसे कंप्लीट पावर तो मिल रहा नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई। कंज्यूमर को जितना पावर मिलना चाहिए वो मिल रहा नहीं है। क्या ठीक। सो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस पावर लॉस, जो ये पावर वेस्ट हो रहा है उसे रिड्यूस कैसे कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। हियर दिस डिसिपेटेड पावर डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। अब केबल लगा दिए हैं, उसका रेजिस्टेंस तो हम चेंज कर सकते
नहीं है। तो चेंज क्या करें, करंट। अगर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस केबल इफ यू चेंज देन दिस डिसिपेटेड पावर विल चेंज। अगर करंट कम कर दें तो उसका स्क्वायर तो और भी कम मिलेगा और ये पावर डिसिपेटेड कम हो जाएगा। क्या ठीक? मतलब यहाँ से पावर स्टेशन में से जो पावर डिलीवर कर रहे हैं V इंटू आई दैट इज़ कॉन्स्टेंट। यहाँ से तो कांस्टेंट पावर डिलीवर किया जा रहा है, पर दिस पावर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। तो करंट हमें रिड्यूस करना है और पावर चाहिए कांस्टेंट, तो क्या बढ़ाना होगा, वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाएं तो मान लो कि कितने वोल्ट का सिग्नल जा रहा था, 230 वोल्ट, ठीक है। इसको हम 100 गुना बढ़ा देते हैं। वोल्टेज कितने बढ़ा देते हैं, 100 गुने। तो ये हो जाएगा 23,000 वोल्ट, ठीक है। तो अब V जो है वो 100 टाइम्स हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो करंट जो है वो 100 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर करंट 100 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा तो पावर कितना कम हो जाएगा, 10⁴ टाइम्स। यस और नो, 10⁴ टाइम्स, 10,000 टाइम्स पावर कम हो जाएगा। जो ये पावर वेस्ट हो रहा है वो कितना कम हो जाएगा, 10,000 टाइम्स। अगर P डैश की वैल्यू छोटी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो रिसीवर को डिलीवर किया जा सकता है। क्या ठीक? तो ये चीज़ करनी होगी, करंट हमें घटाना होगा, इस एंड पे वोल्टेज बढ़ाना होगा। तो इसके लिए जो डिवाइस लगती है उसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर, और इसे बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। If you want to keep power constant, then and if you want to increase the voltage, then we require step up transformer। कैसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे जो पावर आ रहा है, अब है यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 23,000 वोल्ट, पर कंज्यूमर को तो इतने सारे वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंज्यूमर को वोल्टेज कम करके देने होंगे, 230 वोल्ट। क्या ठीक? और यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस करने हैं तो फिर से डिवाइस चाहिए। कौन सी डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर। पर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर लगेगा उसे बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ट्रांसफॉर्मर वगैरह यूज़ किया होगा साइंस प्रोजेक्ट में। क्या ठीक? तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज यूजिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यूजिंग प्रॉपर ट्रांसफॉर्मर, अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कितना वोल्टेज आप लोगों को बढ़ाना है, कितना वोल्टेज आप लोगों को कम करना है, उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर यूज़ करना होता है। अगर बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर वोल्टेज घटाने हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या ठीक? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मर का। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने समझनी है, पर वो सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर पे डिस्कस करेंगे, इक्वेशन वगैरह डिराइव करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।